जय हिंद दोस्तों, एमएस स्टडी जोन अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग अनुसंधान पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन। प्रायोगिक अनुसंधान भी हम लोग पढ़ेंगे। प्रायोगिक अनुसंधान में 2 से 3 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा। तो अनुसंधान का यह वीडियो नंबर 5वां है, जिसके अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे और उसे समझेंगे। अगर आप लोग वीडियो को अच्छी तरीक़े से देख लेते हैं तो फिर जो बहुत सारे आपको कन्फ्यूजन प्रश्न है इसी में हल हो जाएंगे, तो आपको और सारे सेट में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो को सही तरीक़ा से देखिए और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यह अपराध निरोध, ये अनुसंधान जो यहाँ पर चैप्टर देख रहे हैं, अनुसंधान का ही अपराध निरोध है। और 3 घंटे का कुल 2 घंटे का कुल होता है अनुसंधान का पेपर। पहले जो पेपर होते थे वो अपराध निरोध करके 3 घंटे का पेपर होता था, लेकिन अनुसंधान का पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं। और कुल 100 अंकों का प्रश्न, जिसमें 50 अंक उत्तीर्णांक है आपका। तो हम लोग अनुसंधान के पर्पस से देख रहे हैं, और बाकी और सब प्रश्न भी आएंगे, सबको हम लोग हल करेंगे, विस्तृत रूप से देखेंगे हम लोग। तो हमारा पहला प्रश्न है, अपराध नियंत्रण हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन है? तो निश्चित रूप से पुलिस है। पुलिस ही अपराध पर नियंत्रण करती है। जो गिरोह देश के विभिन्न स्थलों पर भ्रमणशील रहकर अपराध करते उन्हें कैसा गिरोह कहते हैं? उसे खानाबदोश गिरोह कहते हैं। जो लोग धूमंतु भोटिया हम लोग जिसको कहते हैं। अगला है, निगरानी के साधारण नियम सभी आदतन गिरोहों पर निगरानी के लिए लागू होते हैं या नहीं? तो जी बिल्कुल लागू होते हैं। जो निगरानी में रहने वाले जो अपराधी होते हैं वो आदतन जो हमेशा कोई न कोई अपराध करते रहते हैं उस पर निगरानी के लिए लागू होते हैं, तो बिल्कुल लागू होते हैं। गैर पेशेवर एवं आकस्मिक अपराधी का क्या अर्थ है? जो कभी कभी अपराध करता है, इसका मतलब यही होता है। गैर पेशेवर मतलब जो पेशेवर अपराधी नहीं है, जो कभी कभार क्या करता है, चोरी चकारी या कोई अपराध करता है। थाना में लटकाई जाने वाले तख्तियों की संख्या कितनी है? तो कुल 16 तख्तियाँ हैं, और इसका पीएम रूल नंबर 76 है। पीएम रूल नंबर 76 में 16 तख्तियों के बारे में बताया गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि तख्ती नंबर 15 में क्या है। थाना में रखा जाने वाला इनमें से कौन सा अभिलेख अपराध अभिलेख है? तो CD पार्ट 2 जो है ये हमारा क्या है, एक प्रकार का अपराध अभिलेख है। CD पार्ट 2 के कुल कितने भाग हैं? तो CD पार्ट 2 कुल 2 भाग है, एमओ इंडेक्स और अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स, तो जिनमें अपराध संबंधित ब्यौरा रहता है। अगला है, पुलिस गश्ती का उद्देश्य क्या है? तो पुलिस गश्ती का एकमात्र उद्देश्य कि अपराध पर रोक लगाया जा सके, मतलब अपराध नियंत्रण किया जा सके। जन उपयोगी आसूचना जो लोगों के लिए ज़रूरी है, भले ही वो आपराधिक घटना संबंधित न हो, थाना अध्यक्ष संग्रहित करेगा। यह कथन तो अनावश्यक है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि थाना का मेन काम है अपराध पर नियंत्रण करना। अपराध नियंत्रण हेतु ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का सहयोग लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कभी कभी क्या होता है कि किसी गांव पंचायत में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ बहुत सारी भीड़ लग जाते हैं और रोड जाम हो जाता है। उस समय हम लोग पंचायत के जो पदाधिकारी होते हैं, जो पंचायत के जो मतलब होते हैं, जैसे मुखिया सरपंच आदि होते हैं, इनकी सहायता से हम लोग उनके परिवार वाले को समझाते हैं, फिर रोड जाम वगैरह आदि छुड़ाते हैं। इस प्रकार से मैं समझाने का प्रयास आप लोगों को कर रहा था। निम्नलिखित में से किसका नाम गुंडा रजिस्टर में अंकित नहीं होगा? तो सिनेमा देखने वाले का नाम अंकित नहीं होगा, सिनेमा देखने वाले गुंडा थोड़े होते हैं। डकैती जैसे अपराध रोकने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर घ, सघन गश्ती की जाए। सघन गश्ती मतलब लगातार गश्ती की जाए। अब यहाँ कह रहा है कि पूर्व से घटित कांडों का सही उद्भेदन हो, जरूरी नहीं है। मान लीजिए एक जगह कोई घटना घटित हुई, उसका अच्छा से उद्भेदन कर देते हैं, तो जरूरी थोड़ा है कि दूसरे को मान लीजिए इतना बड़ा थाना क्षेत्र है, यहाँ घटना हुई तो उद्भेदन हो गया, जरूरी है कि ये अपराधी यहाँ भी सम्मिलित हो? तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। संदिग्धों की जानकारी ले, ये तो होगा ही नहीं। अधिक से अधिक गिरफ्तारी होती, ये भी नहीं है। तो सघन गश्ती करेंगे तो इससे क्या होगी, डकैती जैसे अपराध रुकेंगे। क्षेत्राधिकार में अनुसंधान की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो थाना अध्यक्ष की होती है। थाना अध्यक्ष ही जो डिसाइड करते हैं, जिसको वही अनुसंधान करते हैं। तो थाना अध्यक्ष के निर्देशानुसार ही अनुसंधान होती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के अपराध का अनुसंधान पुलिस द्वारा स्वतः किया जाता है? संज्ञेय अपराध। अगर मान लीजिए आपके थाना क्षेत्र में मर्डर हो गया, लूट हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, तो इस प्रकार के अपराध पुलिस स्वतः संज्ञान ले लेती है। तो कैसा अपराध होना चाहिए? संज्ञेय अपराध होना चाहिए।
घटनास्थल का शीघ्रता से अनुसंधान करते हुए निरीक्षण आवश्यक है ताकि घटनास्थल पर उपलब्ध महत्वपूर्ण सूत्र या जो साक्ष्य है वो नष्ट न हो जाए। इसीलिए हम लोग बहुत जल्दी घटनास्थल पहुँचते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर चोरी हो गई है और अगल बगल का सीसीटीवी कैमरा हमको चेक करना है, तो बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा में जो फुटेज संकलित रहता है वो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन तक रहता है या 7 दिन तक रहता है। अगर आप 7 दिन के बाद देखने जाइएगा तो आपको तो फुटेज मिलेगा नहीं। इसीलिए घटनास्थल पर जल्दी जाकर आपको साक्ष्य कलेक्ट करना है। मान लीजिए कि कोई चोरी हुई है तो उसका कुछ सबूत मिल जाए, कोई गाड़ी मिल जाए, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। इसीलिए आपको घटनास्थल पर तुरंत जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, संपत्ति संबंधी अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज होने के उपरांत अनुसंधान के क्रम में किस अभिलेख की सहायता ली जाती है? तो CD पार्ट 2 का अवलोकन किया जाता है। इसका मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके थाना क्षेत्र में किसी मोटरसाइकिल की चोरी हुई, तो अज्ञात के विरुद्ध नहीं पता चल रहा है कि किसने चोरी की है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब केस डायरी लिखते हैं तो CD पार्ट 2 में, मान लीजिए CD पार्ट 2 में जितने भी चोर होते हैं जिन पर चार्जशीट किया गया है, तो उन चोरों का हम लोग सूची निकालते हैं और उनके घर पर जाकर छापामारी आदि करते हैं कि ये मोटरसाइकिल चोर इन्होंने ही तो नहीं किया है। तो यही कह रहा है कि संपत्ति संबंधी अपराध में अनुसंधान के क्रम में किस अभिलेख की सहायता लेते हैं? तो हम लोग CD पार्ट 2 का सहायता लेते हैं। भौतिक साक्ष्य इकट्ठा करने का तात्पर्य क्या है? तो घटनास्थल पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य को अनुसंधान हेतु विधिवत संग्रहित करना ही इसका उद्देश्य है। अगला है, घटनास्थल के निरीक्षण से क्या लाभ है? तो लाभदायक सूत्र एवं साक्ष्य मिलने की संभावना रहती है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब। भौतिक साक्ष्य वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु भेजने के लिए आवश्यक क्या है? तो पहले तो भौतिक साक्ष्य भेजना तो उसे विधिवत जब्ती करेंगे, यथाशीघ्र सील पैक करेंगे, लेबलिंग करेंगे और अग्रसारण प्रतिवेदन के साथ भेज देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कहीं पर कोई खोखा बरामद होता है, मान लीजिए खोखा बरामद हो गया, तो क्या करेंगे? पहले उसे विधिवत रूप से जब्त करेंगे। जब्त करने के बाद इसे एक डिब्बे में पैक करेंगे, फिर उसको सील कर देंगे, फिर उस पर लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग मतलब होता है कि थाना संख्या, कांड संख्या, आपका हस्ताक्षर, सिग्नेचर सब रहता है। फिर अग्रसारण प्रतिवेदन बनाएंगे, फिर कोर्ट से आदेश लेंगे, फिर उसका जांच कराने के लिए भेजेंगे। धारा 154 दो प्रसंग के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में सही क्या है? तो जैसे ही संज्ञेय अपराध की घटना की लिखित या मौखिक सूचना मिलेगी, कांड दर्ज करना चाहिए। आपके थाना क्षेत्र में अगर मान लीजिए हत्या, चोरी, लूट, डकैती आदि की घटना घटित हो जाती है, तो जिसके साथ होता है वो अगर लिखित सूचना दे या फिर मौखिक सूचना दे, तो तुरंत हम लोग को क्या करना है? केस दर्ज करना है। साक्षी के गहन पूछताछ से क्या लाभ है? तो घटना एवं अभियुक्त के संबंध में मौखिक साक्ष्य मिल सकता है। साक्ष्य एकत्रित करने के लिए हम लोग गहन पूछताछ करते हैं। अभियुक्त या संदिग्ध के पूछताछ से क्या लाभ है? तो अनुसंधान में सहायता मिलती है। सही बात है, इसीलिए हम अभियुक्त से पूछते हैं या संदिग्ध व्यक्ति से पूछते हैं। अनुसंधान के दौरान संदिग्ध के घर का बिना वारंट का तलाशी CRPC किस धारा में? CRPC की धारा 165 में कहा गया कि बिना वारंट के आप किसी के घर की तलाशी ले सकते हैं। गिरी तलाशी करने के संबंध में इनमें से क्या सही है? इन्हें विधिवत सौहार्दपूर्ण तरीके से करना चाहिए। सही बात है। मान लीजिए किसी के घर की तलाशी कर रहे हैं तो आप सौहार्दपूर्ण तरीके से तलाशी लीजिए, ना कि तोड़फोड़ मचा दीजिए। पहचान परेड के लिए इनमें से क्या आवश्यक क्या है? तो गिरफ्तार संदिग्ध को थाना एवं कोर्ट मुंह ढक कर ले जाना चाहिए। पहचान परेड, मान लीजिए पहचान परेड में अगर आप मुंह ढक कर नहीं ले जाते हैं तो क्या होगा कि जो वादी होंगे, जो केस करने वाले हैं, वो उसको देख लेंगे और झूठ मूठ का भी उस पर आरोप लगा देंगे कि हाँ इन्होंने नहीं किया है। इसीलिए क्या करते हैं? कोर्ट ढक कर ले जाते हैं और उसके बाद मान लीजिए 10 व्यक्ति को हम लोग टोटल खड़ा करते हैं। उसमें से एक दोषी रहता है और बाकी 9 निर्दोष रहते हैं। फिर जिनके साथ घटना घटित हुई वो कहते हैं कि हाँ मैंने देखा था, तो उसके बाद क्या करेंगे? इससे पहचान कराएंगे। पहचान कर लेता है तो वो सज़ा का भागी होगा, नहीं तो फिर वो मुक्त भी हो जाता है। प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त को बिना विश्वसनीय साक्ष्य के भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए, यह धारणा बिल्कुल गलत है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए नाम का कोई व्यक्ति केस किया, वो B पर भी केस किया, C पर भी केस किया, D पर भी केस किया, तीनों का नाम दे दिया। लेकिन जब तक आपके पास B या C या D के विरुद्ध अगर साक्ष्य एकत्रित नहीं होता है तो आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। तो वही कहा गया, नामजद हो, जब नाम देने के बावजूद भी
आपको गिरफ्तार नहीं करना जब तक आप साक्ष्य एकत्रित नहीं कर लेते हैं। गिरी भेदन के संबंध में सत्य क्या है? ये एक पेशेवर अपराध है। सही बात है, क्योंकि गिरी भेदन करना सबकी बस की बात नहीं है। एक जो पेशेवर जो अपराधी होते हैं वही कर सकते हैं। क्षेत्राधिकार से बाहर अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ता को क्या करना चाहिए? तो अनुसंधान प्रारंभ करते ही संबंधित क्षेत्र के थाना अध्यक्ष को आपको सूचित करना है। उसके बाद अंचल निरीक्षक CI साहब को सूचित करना और पुलिस अधीक्षक SP महोदय को सूचित करके ही आपको क्या करना है, आपको क्षेत्राधिकार से बाहर जाने की अनुमति मिलती है। लिखित सूचना देना पड़ता है। अगला है अनुसंधान का ब्यौरा किस अभिलेख में अंकित करना चाहिए? तो केस डायरी में। केस डायरी, सही बात है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर कोई केस होता है तो हम लोग जो केस में जो भी कार्य करते हैं, घटनास्थल पर जाते हैं, घटनास्थल नोट करते हैं, साक्षी का बयान लेते हैं, CCTV फुटेज चेक करते हैं, किसी को गिरफ्तार करते हैं या कोई सामान जब्त करते हैं, इन सब की विवरणी हम लोग कहाँ लिखते हैं? तो केस दैनिकी में लिखते हैं। स्टेशन डायरी का प्रावधान 2 की किस धारा में है? तो 2 की धारा 155 में स्टेशन डायरी के बारे में बताया गया है। आरोप पत्र समर्पण के संबंध में सही क्या है? तो वह अभियुक्त के अभियोजन के लिए समर्पित किया जाता है। अब आरोप पत्र क्या होता है मैं इसे अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके थाना क्षेत्र में कोई केस हुआ, चोरी का मान लीजिए केस हुआ, चोरी या मान लीजिए लूट का केस हुआ। मान लीजिए कि 5 व्यक्ति थे, लूट के केस में 5 व्यक्ति थे। तो इन 5 व्यक्तियों को मान लीजिए हम गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद सामान की बरामदगी भी कर लेते हैं, मतलब जब्ती सूची भी बना लेते हैं और गिरफ्तारी ज्ञापन भी बना लेते हैं। तो हमारा केस तो ख़त्म हो गया, क्योंकि हम सामान भी जब्त कर लिए, गिरफ्तार भी कर लिए, साक्ष्य भी एकत्रित कर लिया। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब केस हमारा खत्म हो जाता था हम लोग चार्जशीट कोर्ट में देते हैं। चार्जशीट मतलब आरोप पत्र। इन 5 के विरुद्ध हम लोग आरोप सिद्ध कर दिए हैं, आरोप इनके बाद क्या करते हैं, कोर्ट में से भेजते हैं। तो कोर्ट में हम लोग इसलिए भेजते हैं ताकि इन 5 व्यक्तियों पर कोर्ट में इस पर अभियोजन चल सके, इस पर कार्यवाही चल सके। इसीलिए आरोप समर्पित करने संबंध में क्या सही है? तो अभियुक्त के अभियोजन के लिए समर्पित किया जाता है ताकि उस पर कार्रवाई हो सके, उस पर निर्णय हो सके, न्याय हो सके। इसीलिए अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करने के समय सही कार्रवाई क्या है? तो वादी को लिखित सूचना देना चाहिए। यहाँ देखिए, अभी मैंने बताया ना कि जैसे ही आपके थाना क्षेत्र में कोई केस होता है लूट की या चोरी की, तो जो वादी होते हैं, जो आके केस करते हैं, जिनके साथ घटना घटित होती है, जब केस आरोप पत्र में समर्पित कर रहे हैं तो आरोप पत्र के लास्ट लाइन में लिखा जाता है कि वादी को सूचित करते हुए कांड का अनुसंधान बंद किया जाता है, ताकि वादी को पता चल जाए कि हाँ अब हमारा केस ख़त्म हो गया है। तो ये लिखा जाता है लास्ट में। तो यही बात यहाँ कहा गया कि अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करते समय सही कार्रवाई क्या है? तो वादी को लिखित सूचना देनी चाहिए। और जमानतीय धारा में गिरफ्तारी करने के बाद गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर न्यायालय में भेज देना चाहिए। और ये CRPC की धारा कितना है? CRPC का सेक्शन है 57 में। और संविधान की बात करें तो संविधान की जो अनुच्छेद है वो है 22 का 3 में। जाली सिक्के एवं करेंसी नोट का सही मिलान कहाँ से हो सकता है? तो सिक्योरिटी प्रेस नासिक से। मोटर दुर्घटना कांड में दोषी कौन होते हैं? तो मोटर चालक होते हैं। जो मोटर चला रहा है वही होता है। मोटर मालिक से क्या मतलब है? जो मोटर चालक है, जो चला रहा है, वही उसके दोषी होते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसंधान का भार अंतिम केस डायरी में अंकित नहीं करना चाहिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर घ, गलत है। थोड़ा समझिए होता क्या है। आपके मान लीजिए कोई केस रजिस्टर होता है, तो केस रजिस्टर होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वादी का बयान ले लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए साक्षी का बयान ले लिए। उसके बाद मान लीजिए हम लोग घटनास्थल देख लिए। उसके बाद जब सारा चीज़ हम लोग कर लेते हैं, मान लीजिए कि सामान चोरी हुआ तो जब्त भी कर लेते हैं, जब्त भी मान लीजिए कर लिए और मान लीजिए गिरफ्तार भी कर लिए। तो जब सारा अनुसंधान हम लोग पूरा कर लेते हैं तो जब लास्ट डायरी लिखते हैं तो उसमें संक्षिप्त ब्यौरा लिखा जाता है केस का, कि यह किसके नाम पर, कौन इसको रजिस्टर कराए थे, वादी कौन था, किस धारा में यह चार्जशीट किया जा रहा है, किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उसे न्यायालय कब भेजा गया, सामान जब्त किया गया है कि नहीं किया गया है, और किस धारा में हम चार्जशीट सबमिट करते हैं। ये सारा चीज़ लास्ट डायरी में लिखा जाता है। तो यहाँ कह रहा है अंकित नहीं करना है, तो गलत है। अंकित करना है। केस डायरी के जो लास्ट पेज हम लोग केस ख़त्म हो जाता है तो अंतिम पेज में हम लोग
सारे चीज़ का एक संक्षिप्त विवरणी लिखते हैं कि केस किसने कराया था, किस धारा में कराया था, उसके अभियुक्त कौन थे, उसे जेल भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं, जब तो चीज़ बना है कि नहीं, सारा चीज़ लिखा जाता है लास्ट में। अगला, केस डायरी का प्रेषण प्रतिदिन आवश्यक है। सही बात है, केस डायरी हम लोग प्रतिदिन लिखते हैं तो प्रतिदिन उसका प्रेषण होना चाहिए। प्रथम इत्तला रिपोर्ट अर्थात FIR थाना अध्यक्ष द्वारा रद्द होता है अवैध है। हमेशा याद रखिएगा, FIR को रद्द करने के जो पावर होता है वो हमेशा उच्च न्यायालय को होता है, हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ही क्या कर सकती है, FIR को रद्द कर सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई किसी थाना के थाना प्रभारी किसी व्यक्ति पर गलत FIR करते हैं और मान लीजिए वो व्यक्ति यह सिद्ध कर देता है कि उस पर गलत FIR हुआ है, तो उच्च न्यायालय क्या करती है, उस पर कार्रवाई करेगी और FIR को क्या करेगी, रद्द कर देगी। संज्ञेय अपराध की सूचना प्रथम दृष्टता असत्य होने पर क्या होगी, प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी। सही बात है, संज्ञेय अपराध की घटना घटित होगी और लगेगा कि हाँ यहाँ पर संज्ञेय अपराध की घटना घटित हुई है, मतलब चोरी, लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार आदि कांड घटित हुए हैं तो प्राथमिकी दर्ज होगी, वरना नहीं होगी। अप्राकृतिक मृत्यु या अस्वाभाविक मृत्यु केस में केस डायरी कब लिखी जाएगी, जब अनुसंधान 1 दिन से अधिक ज़्यादा चले या शक हो कि जो व्यक्ति फांसी लगा के मरा है या फिर पानी में डूब के मरा है या जहर खा के मरा, उसे ज़बरदस्ती दिया गया या ये कोई प्लानिंग है, शक हो तब, या अनुसंधान 1 दिन से अधिक चले तब। और प्राकृतिक केस की जांच के लिए कौन प्राधिकृत होते हैं, तो अनि मतलब ASI से ऊपर के जो भी पदाधिकारी होंगे वो क्या कर सकते हैं, और प्राकृतिक केस की जांच कर सकते हैं। अपराध निर्देशिका कितने भागों में बटी होती है, तो मैंने पहले ही बता था CD जो होती है वो पार्ट 3 में है, 1, 2 और 3। CD पार्ट 1 1 भागों में बटा हुआ जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ववर्तनी या डोसियर। CD पार्ट 2 2 भागों में बटा जिसको हम लोग MO इंडेक्स और अल्फाबेटिकल इंडेक्स कहते हैं। CD पार्ट 3 3 भागों में बटा हुआ है। तो पहला 1 भाग में, दूसरा 2 भाग में, तीसरा 3 भाग में बटा हुआ है। डोसियर का प्रावधान अपराध निर्देशिका किस भाग में है, तो भाग 1 में, मैंने अभी बताया था। अभियोजक का कार्य क्या है, तो न्यायालय में अभियोजन का संचालन करना। अगला प्रश्न है, हत्या, डकैती, बलात्कार के कांडों का ट्रायल निम्नलिखित में किस न्यायालय में होता है, तो सेशन कोर्ट में, क्योंकि इसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास, और मृत्युदंड आजीवन कारावास का कौन दे सकता है, तो सेशन कोर्ट दे सकता है। इसीलिए इनका ट्रायल कहाँ चलता है, सेशन कोर्ट में। कोर्ट के केस के परिणाम की जानकारी वरीय पदाधिकारी को कैसे होती है, तो फाइनल मेमो द्वारा। जब कोई केस ख़त्म हो जाता है तो जो कोर्ट ऑफिसर होते हैं वो फाइनल मेमो बनाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, SP महोदय को भेजते हैं। कोर्ट ऑफिसर आरोप पत्र और केस डायरी कोर्ट ऑफिस में प्राप्त होने पर उसका जिक्र किस पंजी में किया जाता है, तो ये GR जो कोर्ट में रहता है उस GR में उसका जिक्र किया जाता है। GR कहाँ संधारित रहता है, तो मुख्य या अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में संधारित रहता है। अगला है फाइनल मेमो। फाइनल मेमो कौन तैयार करता है, तो मैंने पहले ही बताया था, फाइनल मेमो कोर्ट ऑफिसर तैयार करता है। जब केस खत्म हो जाता है तो उसके बाद तैयार करने के बाद ये SP महोदय को इसकी सूचना देता है। तब SP महोदय जो दोषी व्यक्ति है वो अगर बार बार अपराध कर रहा है, क्राइम कर रहा है, तो उसका डोसियर खोलेंगे, पूर्ववर्तनी खोल देंगे, गुंडा पंजी, लूट पंजी में भी उसका नाम रजिस्टर कर सकते हैं। कन्विक्शन रजिस्टर कहाँ संधारित होता है, तो ये होता है सदर न्यायालय में। PR सिस्टम किससे संबंधित है, तो सजायाफ्ता के अंगुलांक से। जो कोई व्यक्ति दोषी होता है उसके 200 उंगलियों का निशान लिया जाता है, उसी को बोलते हैं PR सिस्टम। तो आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। 50 प्रश्नों का था, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।